भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम की पुस्तक अग्नि की उड़ान का ये चौथा चैप्टर है। बाकी के चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए अब हम चौथे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नासा में मैंने अपना काम लैंगले रिसर्च सेंटर से शुरू किया। नासा का यह संस्थान वर्जीनिया राज्य के हैम्पटन शहर के पास है। LRC अत्याधुनिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए शोध एवं विकास का प्राथमिक केंद्र है। LRC की यादों में मुझे एक बात आज भी याद है। यहाँ एक अद्भुत मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्ति में एक सारथी 2 घोड़ों को हाँकते हुए दिखाया गया है। इन 2 घोड़ों में एक घोड़ा वैज्ञानिक शोध को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा तकनीकी विकास को। कुल मिलाकर ये मूर्ति शोध एवं विकास के बीच अंतर संबंध को प्रदर्शित कर रही है। LRC से मैं मैरीलैंड में ग्रीनबर्ग स्थित गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर चला गया। ये केंद्र नासा के ज्यादातर उपग्रहों का विकास करता है और उनके प्रबंधन का काम देखता है। ये ज्यादातर उपग्रह विज्ञान एवं अनुप्रयोगों से संबंधित होते हैं। ये केंद्र नासा के सभी अंतरिक्ष मिशनों के नेटवर्क का संचालन करता है। अपने अमेरिकी दौरे के अंत में मैं वर्जीनिया के पूर्वी तटीय द्वीप वॉलप स्थित वॉलप्स फ्लाइट फैसिलिटी गया। ये स्थान नासा के रॉकेट कार्यक्रमों का मुख्य आधार था। यहां मैंने स्वागत कक्ष में विशेष रूप से लगाई गई एक पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में एक युद्ध के दृश्य को चित्रित किया गया था और इस युद्ध दृश्य की पृष्ठभूमि में कुछ रॉकेट उड़ते हुए दिखाए गए थे। एक फ्लाइट फैसिलिटी में इस तरह की पेंटिंग बहुत ही मामूली वस्तु की तरह होनी चाहिए, लेकिन इस पर मेरी निगाहें ठहर गई थी क्योंकि इसमें रॉकेट छोड़े जाने वाली जगह पर खड़े जो सैनिक दिखाए गए थे वे श्वेत नहीं बल्कि अश्वेत थे, ठीक उसी रंग के जैसे दक्षिण एशिया में होते हैं। अपने प्रवास के अंतिम दिन मैं अपनी उत्सुकता न दबा पाया और मैंने निकट से पेंटिंग को देखने की अनुमति चाही। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने पाया कि पेंटिंग में टीपू सुल्तान की सेना को रॉकेटों से अंग्रेजों के साथ युद्ध करते दिखाया गया है। पृथ्वी के दूसरी ओर एक भारतीय उपलब्धि को गौरवान्वित पाकर मेरा मन भी आनंद से भर गया। अमेरिकी लोगों के बारे में मेरी जो धारणा है उसका सार बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक उद्धरण से व्यक्त किया जा सकता है। वे चीजें जो नुकसान या चोट पहुंचाती हैं। मेरा मानना है कि दुनिया के इस हिस्से के लोग उनसे भिड़ जाते हैं और अपने सामने आने वाली इन समस्याओं का डटकर मुकाबला करते हैं। वे इन समस्याओं से पीड़ित रहने के बजाय उनसे उबरने की कोशिश करते हैं। एक बार मेरी मां ने पवित्र कुरान से एक घटना मुझे सुनाई थी। इंसान के सृजन के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के समक्ष हाजिर कर साष्टांग करने को कहा। शैतान के अलावा सभी आदम के सामने आए और श्रद्धानत हुए। शैतान ने ऐसा करने से मना कर दिया। अल्लाह ने शैतान से पूछा, तुमने अपने आप को क्यों नहीं पेश किया? तब शैतान ने कहा, आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। मुझ अग्निपुत्र का इस माटी के पुतले से क्या मुकाबला? तब अल्लाह ने कहा, यहां से चले जाओ। तुम्हारे इस अपमानयुक्त घमंड के लिए यहां कोई जगह नहीं है। शैतान ने बात मान ली, लेकिन वो आदम के समक्ष झुका नहीं। जाते समय उसने आदम को शाप दिया कि उसका भी यही हश्र हो। जल्दी ही आदम ने अल्लाह का हुक्म तोड़ बोधि फल खाया और जन्नत से निष्कासित हुआ। अल्लाह ने आदम से कहा था, जाओ, अब से तुम व तुम्हारी संतानें श्रम पर पलेंगी और अविश्वास में जिएंगी। भारतीय संस्थानों में जो चीज सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा करती है वो चारों ओर व्यापक रूप से लोगों में व्याप्त अवज्ञा रूपी अहंकार है। इसके रहते हम अपने से छोटों, अपने अधीनस्थों की बात नहीं सुनते। अगर आप किसी को अपमानित करते हैं तो आप उससे किसी नतीजे की आशा नहीं कर सकते।
अगर आप उसे तिरस्कृत करेंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे तो आप उससे किसी सृजनात्मकता की उम्मीद नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में सिर्फ हीरो और जीरो हैं, जिनके बीच एक बड़ी विकट विभाजन रेखा है। एक तरफ कुछ 100 हीरो हैं और दूसरी ओर 95 करोड़ लोग नीचे की तरफ धकेले हुए पड़े हैं। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने की प्रक्रिया प्रायः काफी परिश्रम वाली एवं कष्टसाध्य होती है। हमें अंतहीन दीर्घसूत्रता है। दरअसल समस्याओं को नश्तर की तरह प्रयोग कर ही असफलता के नासूर चीरे जा सकते हैं और दर्द की पीड़ा से उबरा जा सकता है। वस्तुतः समस्याएं अंतर्निहित साहस एवं बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। जैसे ही मैं नासा से लौटा, 21 नवंबर 1963 को भारत का नाइक अपाची नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। ये गुंजायमान रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट, नासा में ही बना था। यह रॉकेट उसी चर्च की इमारत में जोड़ा गया था जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। रॉकेट को ले जाने के लिए उपकरण के नाम पर सिर्फ एक ट्रक और हाथ से चलाने वाली हाइड्रोलिक क्रेन थी। जोड़कर तैयार किए गए इस पूर्ण रॉकेट को चर्च से प्रक्षेपण स्थल तक ट्रक से ले जाया गया था। जब रॉकेट को क्रेन से उठाया गया और लॉन्चर पर रखा जाने लगा, तभी इसमें झुकाव आना शुरू हो गया। क्रेन की हाइड्रोलिक प्रणाली में रिसाव आने से ये गड़बड़ी पैदा हो रही थी। रॉकेट छोड़े जाने का समय शाम 6 बजे का था, जो तेजी से नजदीक आता जा रहा था। क्रेन में अब किसी भी हालत में मरम्मत नहीं हो सकती थी। तब रॉकेट को हम लोगों ने ही हाथों और कंधों पर उठा लिया और लॉन्चर पर स्थापित कर दिया। इस रॉकेट प्रक्षेपण और इसकी सुरक्षा का प्रभारी मैं ही था। इस रॉकेट को छोड़े जाने में मेरे 2 साथियों डी ईश्वरदास और आर अरवामुदन ने बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका निभाई थी। रॉकेट को जोड़ने का काम ईश्वरदास ने किया था और प्रक्षेपण की व्यवस्था भी उन्होंने ही की थी, जबकि अरवामुदन, जिन्हें हम प्यार से डैन कहा करते थे, के जिम्मे राडार, टेलीमेट्री और जमीन पर सहारा देने की जिम्मेदारी थी। रॉकेट का प्रक्षेपण बहुत ही आसानी से तथा बिना किसी दिक्कत के हो गया। हमें उड़ान संबंधी आंकड़े बहुत ही बेहतर मिले और हम काम पूरा करके गर्व से ऊंचा सिर लिए लौटे। अगले दिन शाम को जब हम खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी हमें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की टेक्सास में हत्या हो जाने की खबर मिली। अमेरिका के इतिहास में कैनेडी का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा है। सन 1962 में मिसाइल संकट के दौरान कैनेडी ने जो कदम उठाए थे, उनसे संबंधित खबरें मैं काफी चाव से पढ़ा करता था। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर ली थी, जहां से वो अमेरिकी शहरों पर आसानी से मिसाइलों द्वारा हमले कर सकता था। इस पर कैनेडी ने किसी भी तरह की मिसाइल तैनात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा अमेरिका ने सोवियत संघ को यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने पश्चिम के किसी भी देश पर हमला किया तो उसके खिलाफ जवाबी कार्यवाही की जाएगी। सोवियत नेता ख्रुश्चेव ने क्यूबा से मिसाइलें वापस रूस बुला लेने और वहां बनाए गए मिसाइल बेस को खत्म करने के आदेश दिए। इस तरह 14 दिन बाद तनाव भरा ये ऐतिहासिक नाटक खत्म हो गया। अगले दिन प्रोफेसर साराभाई ने हमें भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बुलाया। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वे भारत में एक नए युग का सृजन कर रहे थे। 30 से 40 साल के बीच की नई पीढ़ी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के भीतर एक अप्रत्याशित ऊर्जा का संचार किया जा रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में हमारी सबसे बड़ी योग्यताएं हमारी डिग्रियां और प्रशिक्षण नहीं, बल्कि हमारी क्षमताओं में प्रोफेसर
साराभाई का विश्वास था। नाइक अपाची को सफलतापूर्वक छोड़े जाने के बाद उन्होंने इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार करने का अपना सपना हमारे साथ पूरा करने का मन बना लिया था। प्रोफेसर साराभाई का आशावाद बहुत ही प्रबल था। उनके थुम्बा आने की खबर से लोगों में बिजली सी दौड़ जाती थी और सभी प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं एवं डिजाइन ऑफिसों में अनवरत सक्रियता नजर आने लगती थी। प्रोफेसर साराभाई को कुछ नया कर दिखाने के उत्साह एवं जोश में लोग रात दिन काम में लगे रहते थे। हर कोई ऐसा कुछ नया कर दिखाना चाहता जैसे कि इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ हो। नया डिजाइन हो, निर्माण के नए तरीके हो अथवा प्रशासनिक कामकाज के तौर तरीके, सभी में सक्रियता आ जाती थी। प्रोफेसर साराभाई एक व्यक्ति या एक समूह को प्राय एक साथ कई काम सौंप देते थे। हालांकि उनमें से कुछ काम तो शुरू में बिल्कुल असंबद्ध लगते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि ये आपस में काफी गहराई से जुड़े हैं। जब प्रोफेसर साराभाई हमसे उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्होंने मुझसे सैनिक विमान के लिए रॉकेट की मदद से उड़ान भरने की प्रणाली का अध्ययन करने को कहा। मस्तिष्क में इसकी कल्पना कर लेने के सिवाय इन दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं था। मुझे आभास था कि जल्दी ही या बाद में एक चुनौती भरे काम का अवसर मेरी प्रयोगशाला में आएगा। प्रोफेसर साराभाई हमेशा अद्भुत एवं विलक्षण तरीकों का परीक्षण करने के इच्छुक रहते थे और उन्हें नौजवान युवकों को सिखाते थे। उनकी बुद्धिमत्ता एवं निर्णय लेने की क्षमता इतनी प्रबल थी कि वे न सिर्फ ये महसूस कर लेते थे कि क्या अच्छा हुआ है, बल्कि ये भी कि इस काम को कब रोका जाना है। मेरी राय में वो एक आदर्श प्रयोगकर्ता एवं प्रवर्तक थे। हमारे समक्ष जब कोई काम करने के कई विकल्प होते, जिनके परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता या विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में सामंजस्य स्थापित करना होता, तो प्रोफेसर साराभाई अपने ज्ञान एवं अनुभव से उस विषय को चुटकियों में हल कर देते थे। रॉकेट प्रक्षेपण स्थल को बाद में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन के रूप में विकसित कर दिया गया। TRL, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत रूस के सक्रिय सहयोग से स्थापित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अगुआ प्रोफेसर विक्रम साराभाई इस चुनौती में आने वाली कठिनाइयों को बखूबी जानते थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन से ही वे समन्वित राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत को समझते थे। वे शुरू से ही रॉकेट निर्माण एवं प्रक्षेपण सुविधाएं विकसित करने और स्वदेशी तकनीक के पक्षधर थे। इसी को ध्यान में रखकर अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र तथा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में रॉकेट ईंधनों, प्रणोदन प्रणालियों, वैमानिकी, रॉकेट मोटर इंस्ट्रूमेंटेशन, नियंत्रण एवं निर्देशन प्रणालियां, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग प्रणालियां और अंतरिक्ष में प्रयोगों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के उद्देश्य से कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी संस्थान ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक से एक दिग्गज वैज्ञानिक दिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत रोहिणी साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम से होती है। एक उपग्रह प्रक्षेपण यान, एक मिसाइल तथा साउंडिंग रॉकेट के बीच आखिर क्या फर्क होता है? दरअसल रॉकेट 3 तरह के होते हैं। साउंडिंग रॉकेट साधारणतः वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों सहित पृथ्वी के आसपास के वातावरण का पता लगाने के काम आते हैं। ये विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त पेलोड्स ले जा सकते हैं, लेकिन पेलोड को कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक अंतिम वेग ये रॉकेट प्रदान नहीं कर सकते। दूसरी ओर एक प्रक्षेपण यान किसी भी पेलोड या उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए तैयार किया जाता है।
प्रक्षेपण यान का अंतिम चरण उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग प्रदान करता है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें निर्देशन एवं नियंत्रण प्रणालियों की जरूरत होती है, जबकि एक मिसाइल जो इसी श्रेणी की होती है और भी ज्यादा जटिल प्रणालियों से युक्त होती है। इसमें तीव्र अंतिम वेग तथा निर्देशन एवं नियंत्रण के अतिरिक्त लक्ष्य पर मार करने की क्षमता होनी चाहिए। जब लक्ष्य तेज गतिमान हो तब मिसाइल को भी लक्ष्य पर हमले के लिए उसी अनुरूप छोड़े जाने की जरूरत होती है। RSR कार्यक्रम की वजह से ही भारत में साउंडिंग रॉकेटों के निर्माण एवं विकास का काम संभव हो सका और भारत में इनसे संबंधित वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए नियंत्रण प्रणालियां विकसित हो सकी। इस कार्यक्रम के तहत साउंडिंग रॉकेटों की एक पूरी श्रेणी विकसित की गई और विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययनों के लिए आज तक कई सौ रॉकेट छोड़े जा चुके हैं। मुझे आज भी याद है कि पहला रोहिणी रॉकेट छोड़ा गया था। इसमें करीब 32 किलोग्राम वजन की एक ठोस प्रणोदन मोटर लगी थी और इस पर 7 किलोग्राम वजन का पेलोड लगाया गया था, जिसे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में प्रक्षेपित करना था। इसके कुछ समय पश्चात एक और रॉकेट छोड़ा गया जिसमें 2 प्रणोदन मोटरें थी तथा इसमें करीब 100 किलोग्राम वजन के बहुप्रयोगीय पेलोड लगे थे, जिन्हें पृथ्वी से 350 किलोमीटर ऊंची कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। इन रॉकेटों के विकास का परिणाम ये रहा कि देश में ही साउंडिंग रॉकेटों एवं प्रणोदन इंजनों का निर्माण शुरू हो गया। इससे बहुत ही उच्च क्षमता वाले प्रणोदनों का तकनीकी विकास देश में ही होने लगा और पॉलीयूरेथेन एवं पॉलीब्यूटाडीन के ईंधन वाले रॉकेट इंजन देश में बनने लगे। बाद में प्रणोदन ईंधन परिसर की भी स्थापना की गई, जिसमें रॉकेट इंजनों के लिए जरूरी सामरिक रसायन एवं प्रणोदकों के उत्पादन के लिए रॉकेट प्रोपेलेंट प्लांट की स्थापना की गई। 20वीं सदी में भारतीय रॉकेटों के विकास को टीपू सुल्तान के 18वीं सदी के सपने के साकार होने के रूप में देखा जा सकता है, जब सन 1799 में टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया था। तब अंग्रेजों की सेना ने 700 से ज्यादा रॉकेट और 900 रॉकेटों की उपप्रणालियां पकड़ी थी। उसकी सेना में 27 ब्रिगेड थी, जिन्हें कुशुन कहा जाता था, और हर ब्रिगेड में एक रॉकेट कंपनी थी जिसे जर्स नाम से पुकारा जाता था। इन रॉकेटों को बाद में विलियम कांग्रेव इंग्लैंड ले गया और इस तरह ये ब्रिटेन के हो गए। उस समय कोई गैट, IPR एक्ट या पेटेंट कानून तो था नहीं। इस तरह टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही भारतीय रॉकेट भी खत्म हो चुके थे, कम से कम 150 साल के लिए। इसी बीच विदेशों में रॉकेट तकनीक काफी तेजी से विकसित हुई। सन 1903 में कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky ने रूस में, सन 1914 में रॉबर्ट गॉडर्ड ने अमेरिका में और सन 1923 में हरमन ओबर्थ ने जर्मनी में रॉकेट विज्ञान को नई दिशाएं दी। नाजी जर्मनी में वर्नर फॉन ब्राउन के समूह ने कम दूरी तक मार करने वाली भी 2 मिसाइलें बनाई, जिन्हें मित्र देशों की सेनाओं पर इस्तेमाल किया गया। युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने जर्मनी की रॉकेट तकनीक एवं इंजीनियरों को अपने यहां ले लिया और फिर इस लूट से ही दोनों देशों के बीच मिसाइल तथा अन्य हथियारों की दौड़ शुरू हुई। भारत में रॉकेट विज्ञान के पुनर्जन्म का श्रेय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नई प्रौद्योगिकी के विकास की दृष्टि को जाता है। उनके इस सपने को साकार करने की चुनौती प्रोफेसर साराभाई ने ली थी। हालांकि कुछ संकीर्ण दृष्टि वाले लोगों ने उस समय ये सवाल उठाया था कि हाल ही में आजाद हुए भारत, जहां लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, वहां अंतरिक्ष कार्यक्रमों की क्या प्रासंगिकता है। लेकिन न तो प्रधानमंत्री नेहरू और न ही प्रोफेसर साराभाई के मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई अस्पष्टता थी। उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी।
अगर भारत के लोगों को विश्व समुदाय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो उन्हें नई से नई तकनीक का प्रयोग करना होगा। तभी जीवन में आने वाली समस्याएं हल हो सकेंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका शक्ति प्रदर्शन करने का कोई इरादा नहीं था। और इसी के साथ हमारा रोमांचक चौथा चैप्टर खत्म होता है। 5वें चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस एक क्लिक की दूरी पर जाएं, देखें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अब आपकी बारी। ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक ठोकना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई रोमांचक कहानी के साथ।